हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन किन सोर्सेज का यूज़ किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और जो पॉइंट्स इंडिया के अकॉर्डिंग यूज हो रहे थे उनको वहाँ से उठा लिया। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी पॉइंट, जैसे फेडरल स्कीम पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, वहाँ से फेडरल स्कीम को उठाया, इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। और ना सिर्फ इंडिया में वैसे का वैसा इम्प्लीमेंट किया, उसमें इंडिया के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमने अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके, उसके पॉइंट्स को उठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया। हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया उसको इंडिया के अकॉर्डिंग हमने चेंज करके उसमें इम्प्लीमेंट किया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनका बेस्ट वर्क था। तो हम एक एक सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से पॉइंट्स हमने उठाए और जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूज़ किया। फर्स्ट है जिसमें फेडरल स्कीम, सेकंड है ऑफिस ऑफ गवर्नर, थर्ड है जुडिशरी, फोर्थ है पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फिफ्थ है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यूज किए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको उपयोग में लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत ही ज़्यादा बल्कि एक्ट था। इसी कारण से ये माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3/4 पार्ट या फिर 75% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये मेजर कारण एक ये भी बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज बहुत बड़ा है ना, उसका मेन कारण भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर फाउंडेशन ही बल्कि है तो वो जो सब्जेक्ट, जो मैटर आपके सामने आएगा वो भी एक बल्कि साइज में आएगा। अब हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बस्ट देखने को मिला है और इसी की वजह से वहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से फ्लड वाटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है। अब एक क्लाउड बस्ट होता क्या है? क्लाउड बस्ट एक लोकलाइज्ड वेदर फिनोमिना होता है जिसमें हाईली कंसनट्रेट रेनफॉल एक स्मॉल एरिया के ऊपर होती है। मतलब पिछले कुछ घंटों में बहुत ही हाईली कंसनट्रेट रेनफॉल एक एरिया में हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड्स आने लग जाती हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाती हैं, जो हाउस है वो कोलैप्स होने हो जाते हैं और ह्यूमन कैजुअलिटी जो है वो लार्ज स्केल पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक डिजास्टर के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, हमारे RBI ने एक टारगेट फिक्स किया था कि 2 से 6% तक हम हमारी इन्फ्लेशन को रोक करके रखेंगे। लेकिन पिछले महीने मई में और इस महीने जून में अगर हम देखें तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा देखने को मिली है। जून में 6.26% और इसके अलावा मई में थी 6.3%। नेक्स्ट न्यूज हमारे पड़ोसी देश नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या टर्न चल रहे हैं, क्या ट्विस्ट चल रहे हैं, उनके बारे में अगर एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें तो वहाँ के KP शर्मा ओली, वहाँ के PM, उन्होंने पिछले 8 महीने में 2 बार पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो वहाँ की लेजिस्लेचर है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको रिइंस्टेट किया जाएगा और एक न्यू PM को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी इस टाइमलाइन की अगर हम बात करें, दिसंबर 2020 की बात है जब वहाँ के PM KP शर्मा ओली ने बोला कि जो पार्टी है किसी के पास में मेजोरिटी नहीं है और वहाँ की पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया जाए। वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने पार्लियामेंट को डिसोल्व भी कर दिया। लेकिन फरवरी 2021 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया। मई 10 में ओली ने दोबारा से कॉन्फिडेंस वोट को खो दिया। मतलब पार्टी के पास में, जो ओली की पार्टी है उसके पास में मेजोरिटी नहीं है और पार्लियामेंट को रिकंस्टिट्यूटेड, देखो पार्लियामेंट को जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकंस्टिट्यूट का आदेश दिया था उसके बाद में दोबारा से PM ओली ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। उन्होंने दोबारा से एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि पार्लियामेंट को आप डिसोल्व कर दो और दोबारा से इलेक्शन करवाओ।
उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है कि वो नई सरकार बना सके, और वो जो है ही रिमेन्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। 24 मई को अपोजिशन मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेन, और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्लियामेंट को रिकन्वीन किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शेर बहादुर देवबा को एज ए पीएम वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो देखो, जो नेपाल है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी समय से नहीं बनी हुई है। जो भी मेजर पार्टीज़ ने मिलकर के चुनाव में, इलेक्शन में साथ पार्टिसिपेशन किया था, उनमें बहुत सारे मेजर डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने जो भी पावर्स हैं उनको अपने हाथ में कंसंट्रेट करने की कोशिश की। तो हम नेपाल का मैप देख लेते हैं। नेपाल के मैप को अगर आप व्यू करोगे तो नेपाल अपनी बॉर्डर इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ में शेयर करता है, जिसमें उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, और ये है सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, कोविड-19 की नई वैक्सीन को लेकर के है। कोविड-19 की नई वैक्सीन है जाइकोव-डी। इस वैक्सीन को लेकर के इमरजेंसी यूज अप्रूवल के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। जाइडस कैडिला जो कंपनी जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, उन्होंने बोला है कि 12 ईयर से एज के ऊपर के जो लोग हैं वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इस वैक्सीन के बारे में जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अगर ट्रायल्स की बात करें तो जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार आए हैं। फेज़ 3 का जो ट्रायल्स है वो 28,000 वॉलंटियर्स के ऊपर कंडक्ट किया गया था, और अभी तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया है। नीति आयोग मेंबर वीके पॉल ने रिसेंटली कहा, अगर सब कुछ सही जाता है तो इस वैक्सीन की जो सप्लाई है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। जाइकोव-डी एक 3 डोज इंट्राडर्मल वैक्सीन है विच इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग द फार्माजेट नीडल फ्री सिस्टम। The second and third doses are to be administered on the 28 and the 56 day respectively. ये किस तरीके से उसको यूज़ किया जाना है उसके लिए सजेशंस हैं। नेक्स्ट न्यूज, क्यूबा एक कंट्री है, कैरेबियन जो सी है वहाँ पर ये कंट्री सिचुएटेड है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने को निकल गए हैं। उन्होंने बोला है दे कॉल फॉर प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन, और वहाँ पर दोबारा से पार्टी बनाई जाए, दोबारा सरकार बनाई जाए, और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्पेशली कोविड के दौरान जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, इन सब को हैंडल करने के लिए एक शानदार गवर्नमेंट होनी चाहिए। The protest erupted amid Cuba's worst economic crisis since the fall of the Soviet Union, its former ally, and a surge in coronavirus infection, with people voicing anger over shortage of basic goods, curbs on civil liberties, and the authorities' handling of the pandemic. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यूबा का मैप। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये है सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर है कैरेबियन सी, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है कैरेबियन सी, और ये है कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स में जो ये कंट्री है ये है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा जो है, ये जो रीजन है ये क्यूबा है। क्यूबा और इसके अलावा जो अदर आइलैंड्स हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में वेगनर के द्वारा दी गई। उन्होंने ये बोला था कि जब जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी रियल जगह एग्जिस्ट हो रहे थे, सिचुएटेड हो रहे थे, तो कुछ लैंड बॉडी का पार्ट ऐसा रह गया जो जब कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट कर रहे थे वेस्टवर्ड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस समय ये एरिया पीछे रह गया। इसके अलावा ना सिर्फ कैरेबियन सी वाले रीजन में, बहुत सारे रीजन में इसी तरीके के छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, मेडागास्कर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए वेगनर ने बोला था कि जब कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा था तो ये अपनी मेन लैंड के साथ में पीछे छूट गए थे। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन वेगनर ने इनके लिए कोई स्पेशल प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ था। जब पूरी की पूरी लैंड आगे जा रही थी तो सिर्फ ये जो एरिया है वो पीछे क्यों छूट गया। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करें तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उनको आइलैंड आर्क्स या फिर फेस्टून के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यूबा की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, ये जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं इनकी आप स्ट्रक्चर देखो, जो बड़े हैं, जो साइज में बड़े हैं उनको ग्रेटर एंटिलीज, और जो साइज में छोटे हैं उनको लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में काफ़ी समय से वाटर क्राइसिस बना हुआ है। इसी को लेकर के DJB दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है
कि हरियाणा चीफ सेक्रेटरी ने हमारे यहाँ के 2 ऐसे हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हरियाणा चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन एंड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देवेंद्र सिंह फॉर विलफुली disobeying a February 1996 order of the court to maintain the water level at the Wazirabad reservoir at full capacity to serve the drinking water needs of the capital. डीजेबी दिल्ली जेल बोर्ड ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो हरियाणा के जो ऑफिसर हैं इनके खिलाफ आप एक्शन लो, क्योंकि जब बोला गया था 1996 में कि ये जो जगह है इसमें पानी की अवेलेबिलिटी को बराबर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो दिल्ली है वो अपने वोटर के लिए इसी के ऊपर डिपेंड करती है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है और अपने वोटर के लिए वो अपने नेबर जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। इन नेबरिंग स्टेट में नाम आता है यूपी का, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज़्यादा जो पानी है वो दिल्ली में आता है हरियाणा में, हरियाणा के थ्रू, और जो यमुना नदी है, यमुना के जो 3 डिफरेंट चैनल्स हैं उसी के थ्रू पानी आता है। अगर आप यमुना की बात करोगे तो यमुना हिमालयाज में यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली बिफोर इट कन्फ्लुएंस विद द गंगा, वहाँ से प्रवेश करती हुई गंगा में जब मिलती है उससे पहले इस एरिया से बहती है। और ये जो नदी का जो स्ट्रेच है ओखला तक, दिल्ली में ओखला से इसके ओरिजिन से ओखला तक का जो रीजन है उसको अपर यमुना बोला जाता है। 1994 में एक मेमोरेंडम साइन किया गया था जिसमें बोला गया था 5 बेसिन स्टेट ऑफ द यमुना इंक्लूडिंग दिल्ली एंड हरियाणा फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ अपर यमुना, मतलब ओरिजिन से ओखला तक का जो पानी है उसको हरियाणा और दिल्ली दोनों आपस में शेयर करेंगे। 1995 में सेंटर ने एक अपर यमुना रिवर बोर्ड बना दिया जो यमुना के वाटर को एलोकेशन रेगुलेट करने का काम करेगा इन स्टेट्स के बीच में। तो ठीक है, ये यमुना वाटर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए कोशिश की गई। लेकिन समर्स में क्या होता है कि वाटर की प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है कम और यूज़ होता है ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो लाइटनिंग की वजह से 3 स्टेट्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें राजस्थान है, यूपी है और मध्य प्रदेश, इसमें 68 जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो गई। तो लाइटनिंग एक मेजर इशू बनकर के आ रहा है। अगर आप नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करोगे तो उसमें मेजर इशू है लाइटनिंग। ये जो लाइटनिंग है उसमें ये बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो इश्यूज हैं लाइटनिंग के, इसके बहुत इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कुछ डाटा हैं जिसमें बोला गया है 2019 से बहुत सारी इंडिया में डेथ हुई नेचर की वजह से, और इनमें से 35.3% जो डेथ हैं वो लाइटनिंग की वजह से होती है। 15.6% हीट या फिर सन स्ट्रोक, 11.6% फ्लड की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, मतलब नेचर के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ओके, देखो जो लाइटनिंग की अगर आप बात करोगे, लाइटनिंग जो है वो एक वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, और ज़्यादातर क्या होता है अर्थ की सरफेस की तरफ, मतलब जो क्लाउड होते हैं उनमें एक जो पॉइंट है, एक एरिया जो है, एक साइड बन जाता है प्लस पॉइंट, एक एरिया बन जाता है नेगेटिव पॉइंट, और जो अर्थ का जो सरफेस है वो बन जाता है पॉजिटिव पॉइंट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में जब वाटर जो चार्ज है उसका ट्रांसफ़र होता है, इसी की वजह से ये लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के में, और सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन में बोला गया कि जो IT रूल्स हैं उनके खिलाफ में जो भी हेट स्पीच, स्पेशली किसी कम्युनिटी को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर के जब हेट स्पीच फैलाई जाते हैं तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने IT रूल्स में क्या किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को ही 1 सप्ताह का टाइम दिया है कि आपने IT रूल्स पढ़े हैं, पहले आप IT रूल्स पढ़ करके आओ, और IT रूल्स पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट को डाला जाए, इशू को डाला जाए, तो उसके ऊपर क्या वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, अमित शाह
हमारे यूनियन होम मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडिया में नारकोटिक्स का जो मिनेस है, जो एक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इंडिया नार्को टेरर का जो डेंजर है उसको फेस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, वो इलीगल तरीके से डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ को यूज करके ड्रग्स को लाते हैं, मनी को यूज़ करते हैं, मनी इससे कमाने की सोचते हैं और उसका यूज़ करके हमारे इंडिया में इसको डिस्पोज किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम चलने का मेन कारण सभी को पता है, यूएस और नाटो की एलीज की जो आर्मीज थी वो यहाँ से पीछे हट रही है, जिसकी वजह से तालिबान ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि 85% ऑफ एरिया ऑफ अफगानिस्तान इज कवर्ड बाय तालिबान। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जेगरेशन हो गया, इतना कवर नहीं किया गया है तालिबान के द्वारा। लेकिन कुछ एरिया में जो तालिबान है, स्पेशली ईरान, जो जहाँ पर भी ईरान के अलावा जो भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ जहाँ से अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, उस एरिया में तालिबान ने अपने कैप्चराइजेशन को इंक्रीज़ किया है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर वो HCO की जो मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उसी को लेकर के वो डिस्कस करेंगे चाइना और रशिया के जो हेड हैं, पाकिस्तान के जो हेड हैं, उनके साथ में, कि अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो HCO के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। HCO 1996 में संगाई 5 के नाम से इसको बनाया गया था। शुरुआत में 5 जो स्टेट हैं, 5 कंट्रीज़ इसमें मेंबर्स थे। देखो, शुरुआत की अगर आप बात करोगे तो इसमें कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, इसके अलावा किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये 5 मिलकर के, और तजिकिस्तान, ये 5 इसके मेंबर्स थे। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 ने मिलकर के संगाई 5 के नाम से 1996 में बनाया था। 2001 में इसमें मिल जाता है उज्बेकिस्तान, और ये बन जाते हैं संगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, उस समय ये संगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। उस समय था ये संगाई 5 के नाम से जाना जाता था, बाद में HCO के नाम से जोड़ा गया। 2017 में इंडिया और ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान, ये भी इसके मेंबर स्टेट बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, इस सेंट्रल एशिया को लेकर के कल भी हमने मैप डिस्कस किया था RLC को लेकर के। जो RLC है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आता है। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्ताना और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। इसके अलावा किर्गिस्तान की कैपिटल की अगर आप बात करोगे तो वो है बिश्केक, और तजिकिस्तान की कैपिटल है, ये देखो, दुशांबे। तो ये जो कैपिटल है ना, देखो UPSC में क्या पूछा जाता है, स्पेशली जो एरिया, UPSC में मैप बेस्ड क्वेश्चन 2 ही जगह से पूछे जाते हैं, या तो कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो एरिया, या फिर UPSC का जो फेवरेट एरिया है। तो UPSC का सेंट्रल एशिया को लेकर के भी फेवरेट एरिया हो सकता है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको जो भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद रखने हैं, बल्कि जो भी किसी वाटर बॉडी से, या फिर अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है तो इसके साथ में कौन कौन सी कंट्री अपनी बॉर्डर बनाती हैं, उनकी कैपिटल को लेकर के मार्किंग कर देंगे। तो कैपिटल कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किसकी कैपिटल क्या है वो भी पता होना चाहिए। कल भी हमने बोला था कि स्टैटिक पोर्शन को, जो भी फैक्ट बेस्ड है, वो UPSC डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारे क्वेश्चंस UPSC पूछता है। नेक्स्ट न्यूज, देखो, जैसे ही कैबिनेट रीसफल हुआ, कैबिनेट रीसफल होने के बाद में हमारे कल्चरल मिनिस्टर G. किशन रेड्डी, उन्होंने बोला है नेशनल आर्काइव में आकर के कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है फ्रीडम फाइटर्स को लेकर के, उनको हमें डिजिटलाइज्ड करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम 75 ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज होनी चाहिए ताकि समय के साथ में ये चीज़ें ख़त्म ना हो। नेक्स्ट न्यूज, देखो, बीजेपी के द्वारा, न सिर्फ बीजेपी के द्वारा, बहुत सारे हमारे जो एक तरीके से मिनिस्टर्स हैं, या फिर एक तरीके से बहुत सारे ऐसे पर्सनलिटीज़ हैं, उन्होंने ये बोला है, अभी यूपी ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाया है 2021 से 2030 तक उन्होंने टाइमलाइन डिसाइड किया है कि किस तरीके से वो पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन कम
हो सके, मतलब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको, ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने टाइमलाइन भी डिसाइड किया है, कौन कौन से एरियाज़ पर वर्क किया जाएगा, ये सबको डिसीजन लिया गया। तो बिहार के सीएम को भी बोला गया कि आप भी अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए इसी तरीके का लॉज लेकर के आए। बिहार के सीएम ने बोला कि किसी भी लॉ के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगी ऐसा आप पॉसिबली नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हो तो वो है कि आपको अपनी जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना होगा। फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए आपको जो भी आपकी गर्ल चाइल्ड हैं उनको आपको अच्छे लेवल की एजुकेशन देनी होगी ताकि उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो और वो इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने से रोक सके। नेक्स्ट न्यूज, देखो कोविड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है कोविड की, इसके लिए हमें जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पर गैदरिंग्स होती है पॉपुलेशन की उन सबको कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट न्यूज, कोविड की वजह से ही नीट का पेपर जिसको एनटीए कंडक्ट करवाता है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 सितंबर को अब ये एग्ज़ाम होगा। ये जो एग्ज़ाम है वो एमबीबीएस और बीडीएस एग्ज़ाम में एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसी को बोला जाता है नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट न्यूज, उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा करवाई गई और इस पूरी रथ यात्रा में जो डिवोटीज थे वो उनको शामिल नहीं किया गया, मतलब जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उसको कंप्लीट करवाया गया। नेक्स्ट न्यूज, बीएमसी, यहाँ देखिए, ये देखो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे कोविड के पेशेंट हैं अगर उनको ढंग से देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मल कोविड के सिम्टम्स होते हैं, तो उनको आप एंटीबॉडीज़ के थ्रू आप ट्रीटमेंट दे सकते हो और एंटीबॉडीज़ का जो ट्रीटमेंट है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए फॉरेन पेज से है। देखो ये तो आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो आर्मी है वो पीछे हट रही है, तो यूएस के जो जनरल हैं अफगानिस्तान में, स्कॉट मिलर, उन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसको त्याग दिया है। सारी जो भी जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान की फोर्सेज को सौंप दी है और ये सारी प्रॉब्लम है ना वो तालिबान को और ज़्यादा इनक्रीज कर रही है। तालिबान को लग रहा है कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है वो हमें फेस ही नहीं कर सकती। हालांकि यूएस के द्वारा ये बोला गया कि हम कोशिश करते रहेंगे, अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उसको हम हेल्प करेंगे, ना सिर्फ वेपन्स को लेकर के, हम जो भी मनी एड है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, क्यूबा में हमने फ्रंट पेज पर भी न्यूज़ डिस्कस की थी कि क्यूबा में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसको लेकर के रशिया और मैक्सिको ने वार्न किया है कि कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है उसको सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया है कि किस कंट्री के इंटरफेरेंस को, दखलंदाजी को सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर वैक्सीन, मेडिसिन ये सब सेंड करवा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूएस और कनाडा को लेकर के है। यूएस और कनाडा का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पर काफ़ी हीट वेव देखने को मिल रही है और हीट वेव होने की वजह से वहाँ पर वाइल्ड फायर भी देखने को मिल रही है। ये सारे जो फिनोमिना है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। तो सबसे मेजर इशू क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो प्रॉब्लम है उनको हमें अच्छे से एड्रेस करना होगा, तभी इन सारी प्रॉब्लम से आप निपट सकते हो। ठीक है, लाइटनिंग को भी आप एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट कर रहे हो। ये देखो वाइल्ड फायर, हीट वेव, ये सब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।